सारी बहुत ज्यादा बहुत प्यारी बातें अच्छी बुरी मीठी तीखी बातें 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 विद दिव्यांश राणा। हेलो नमस्ते, एक बार फिर से यू आर वॉचिंग बातें विद दिव्यांश राणा। आज जो हमारे गेस्ट हैं वो सिंगर हैं, सॉन्ग राइटर हैं, कंपोजर हैं, टीवी होस्ट भी हैं, टेडेक्स आप कर चुके ऑलरेडी। थॉमसन एंड्रूज नाम है उनका, थॉमसन एंड्रूज। तो थॉमसन भाई कैसे हो आप? बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हो? सब परफेक्ट। कैसा रहा आपका दिन? फैंटास्टिक, बैक टू बैक बहुत बिजी चल रहा है 2024 एंड बस आई एम ऑलवेज हैप्पी, नो कंप्लेंट्स। क्या बात है भाई, बचपन से सिंगर बनना था? नहीं, क्या बनना था? मुझे एक्चुअली डॉक्टर बनना था। अच्छा, ओके, डॉक्टर थॉमसन। तो या इनफैक्ट मैं साइंस स्टूडेंट भी था कॉलेज में, मैंने साइंस लिया था और पता नहीं, आई थिंक लाइफ ऑलवेज हैज़ अ डिफरेंट जर्नी। आपके लिए ना कुछ लिखा है भगवान ने कि ये आपकी डेस्टिनी है, तो दैट्स व्हाई आई एम हियर। फिर भी म्यूजिक आया कैसे, मतलब आपके पास? म्यूज़िक मेरे लाइफ में मैं जब भी ऑब्वियसली हम जब भी यू नो व्हेन वी वर किड्स, तो तभी ऑब्वियसली हम चर्च में गाते थे, मतलब जो भगवान के गाने वगैरह होता है। पर ऐसे नहीं कि हमारे फैमिली हिस्ट्री में किसी ने म्यूज़िक प्रोफेशनली लिया है, कोई रियाज कर रहा है या कोई गुरुजी के पास जा रहा है, तो ऐसा हमारा फॉर्मेट ही नहीं था ग्रोइंग अप। इनफैक्ट मैं कॉलेज में भी नहीं गाता था, मालूम है, जब भी सिंगिंग कॉम्पिटिशन होते थे वगैरह, तो पर एक आध ऐसे सिचुएशन आ गया था कि मैं अपने दोस्त के साथ चिल करता था। नोएल डिसूजा करके बहुत ही करीबी दोस्त है मेरा, अभी भी बेस्ट फ्रेंड है स्कूल का। एंड वो बहुत म्यूज़िक सुनता था, वेस्टर्न म्यूज़िक एंड अ लॉट ऑफ अदर म्यूज़िक। एंड एक दिन उसने बोला कि भाई उसका जो बड़ा भाई है वो बहुत ही अच्छे से गाता है, बहुत अच्छी आवाज़ है उसकी। एंड तो उसने बोला भाई उसके साथ एक ड्यूएट गाना है, उसका जो पार्टनर है वो अभी अवेलेबल नहीं है, आप गा लोगे उसके साथ? मैंने ठीक है, एक ही तो गाना है, दोस्त है मेरा, उसके घर पे बैठे रहता पूरा दिन, तो गा लेता हूँ उसके साथ। तो मैं गा लिया और उसने बोला एक सोलो कैटेगरी भी है, तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर लो। तो मैंने पार्टिसिपेट कर लिया, मुझे तो पता भी नहीं था क्या है, तो उसी ने गाने मुझे दिए थे कि ये गाना तेरे आवाज़ पे सूट वगैरह होगा। तो मैं ठीक है गा लिया। तो फिर मुझे फर्स्ट प्लेस मिला, फिर हम जीत गए। अच्छा, इतना अच्छा तो गाता फिर हूँ मेरे मैं? दोस्त लोग भी बोले तू गाता है? उन्होंने, मैं गाता हूँ, आई डोंट नो। मुझे नहीं पता मेरी मुझे शक्तियों भी के नहीं बारे में। बताया, तो आई डेंट नो। उन्होंने कहा हाँ, हम उस एज में थोड़ी ना अपने आप को सीरियस लेते हैं, एंड वी आर ऑलवेज लाइक डाउटिंग। हम अपने आप को डाउट करते हैं कि भाई शायद से मैं अच्छा नहीं हूँ, एंड दे आर बेटर, दे एवरीथिंग। उनके पास, बहुत लोगों के पास बहुत कुछ था जो मेरे पास नहीं था। तो वैसे शुरुआत हुई मेरी, और उसके बाद फिर एक बार मुझे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगे। फिर मुझे एक एक ग्रुप है जो बैंड्रा में, जिनके साथ मैं गाने लग गया। एवरी सैटरडे संडे मैं वहाँ पे जाता था गाने के लिए। एंड मैं कॉर्पोरेट जॉब करता था, क्योंकि बाय द टाइम आई स्टार्टेड वर्किंग इन आई वाज 15, बिकॉज वी हैड फाइनेंशियल इशूज़, हमारे घर पे फाइनेंशियल इशूज़ थे। तो टू सपोर्ट द फैमिली एंड टू ऑल्सो सपोर्ट माई एजुकेशन एंड एवरीथिंग, तो मैंने जल्दी शुरुआत कर ली थी काम करना। तो अपने काम के बीच में मैं जगल करता था कि वहाँ पे जाके मैं 2 दिन के लिए ना, मेरा हर सैटरडे संडे 4 साल के लिए बस गायकी में जाता था, और 1 रुपया नहीं मिलता था वहाँ पे। तो ऐसे नहीं कि पैसे मिलते थे, बस पैशन। और उनके साथ थक हार के करना, मतलब कि आप जॉब करने के बाद स्कूल पढ़ाई सब देख के भी टाइम निकाल रहे हो। बिल्कुल। और जब मेरे सब फ्रेंड्स, ऑब्वियसली हम वी आर ऑल लाइक यूथ, तो मतलब है ना, वीकेंड्स को मिलना एंड बाइक पे घूमना, ये वो जो भी जैसे हम करते सब, तो वो सब लाइफ को थोड़ा मैंने सैक्रिफाइस भी किया है। मज़े भी बहुत किए, बट थोड़ा सैक्रिफाइस भी किया। जब भी सब लोग घर पे बैठते थे एंड दे टू टेक देयर गर्लफ्रेंड्स आउट एंड स्टफ, तो मैं जाके गायकी करता था और रियाज करता था उनके साथ, फिर शोज़ करता था। धीरे धीरे करके मैं जब भी 17 साल का था, आई गॉट दी अपॉर्चुनिटी टू गो टू यूरोप। वहाँ पे मैंने यूरोप, फ्रांस, जर्मनी, वहाँ पे बैठ के ये इसी ग्रुप के साथ मैंने गाया, दूसरे कल्चर्स को एक्सपीरियंस किया, और वहाँ पे देखा कि भाई मेरा दिमाग खुल गया कि ये मेरे एज के लोग हैं, और म्यूज़िक का कोई ऐसा लैंग्वेज नहीं है, बैरियर नहीं है। और हम सब इंडियन गाने ही गा रहे थे। हमने हिंदी में गाया, बंगाली में गाया, साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में गाए। हम अपने इंडियन कल्चर को वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे थे। और
मुझे याद है कि हम ऑलमोस्ट कुछ 25 लोग का ग्रुप था हमारा, एंड हम सब कुर्ता पहन के, साफा पहन के, वो सब पूरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। और वहाँ पे सब गोरे लोग बैठे, एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। मैं जब फिर वापस आया, मुझे उसी कंडक्टर ने, जिसने जो ऑर्गेनाइज़र है उस ग्रुप का, उन्होंने बोला कि आपकी बहुत अच्छी आवाज़ है स्टूडियो के लिए। तो मुझे तो कुछ नहीं समझ में आया, क्या बोल रहे हो आप यार। तो मुझे लगा कि अच्छा आप बोल रहे हो कि मैं लाइव में अच्छा नहीं हूँ, स्टूडियो में अच्छा हूँ मैं। हाँ, क्या आप अपने सेल्फ डाउट में जा रहे हो? हाँ, जब हम टीनेजर्स हैं तो हमें ना फालतू का ना कुछ भी डाउट कर कि लेते, सामने आपकी तारीफ करा, आप उस पर भी सेल्फ डाउट पे जा रहे हो। एग्जैक्टली। एंड आई थिंक मैं जनरली बोलता हूँ कि मुझे अभी पता चला है, क्योंकि मैं बहुत अभी मैं बहुत पढ़ता हूँ, देखता हूँ, एंड ऑल ऑफ दैट। तो जितना मुझे अभी पता चला है फ्रॉम लाइफ कि ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हम अपने आप को डाउट करें। सेल्फ सैबोटाज करके एक वर्ड है, हम सब करते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम एक्चुअली कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, किसी को हमसे कोई तकलीफ नहीं है, कोई हमें ये ऐसा नहीं सोचता कि आप टैलेंटेड नहीं हो, या आपकी आवाज़ अच्छी नहीं है, या आपका टैलेंट अच्छा नहीं है, या आपका लुक अच्छा नहीं है। ये सब हमारे दिमाग में होता है, और हम जब इसी वजह से हम जब भी जाते हैं तो हमारा जो बिहेवियर भी होता है ना, बहुत डिफेंसिव होता है, तो उसके वजह से वो वैसा रिएक्ट करते हैं। तो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट द हेड। तो अभी धीरे धीरे करके मुझे पता चला है आफ्टर सो मेनी इयर्स, एंड आई एम एम्ब्रेसिंग इट। उर्दू में ना इसका एक शब्द है एहसास कमतरी, कि जब आप एक एहसास करते हो खुद को किसी के सामने कम समझने का, बिल्कुल, उसको एहसास कमतरी बोलते हैं। जो शब्द आपने इंग्लिश में बिल्कुल क्या बोला मेरे को? तो सेल्फ सैबोटाज। सेल्फ सैबोटाइज। हाँ, सेल्फ सैबोटाज मतलब अपने आप को बार बार कम समझना, क्रिटिसाइज करना। तो एक चीज़ होता है क्रिटिकल होना अपने काम का, ताकि मतलब तुम एक्सेलेंट हो अपने काम में, और कोई तुम्हारे काम पे सवाल ना उठाए कि आप थोड़ा मतलब बराबर से नहीं काम कर रहे हो, आप आलसी हो, आप टाइम पे नहीं आते हो, फलाना ठिकाना। बट व्हाट हैपेंस इज, आई थिंक समटाइम्स वो सब कुछ बराबर है, हम अपने आप को दबा देते हैं कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ। लाइक आई फील यू आर अ गुड लुकिंग गाय, यू कुड ईजिली बी a very very lead looking actor in an OTT film, but sometimes you yourself don't know your potential. तो ऐसा होता है। तो आई थिंक सराउंडिंग की वजह से। पर म्यूजिकली एक बार मैं वो गाते गया, और मेरा काम चलते जा रहा था, और मेरा बॉस भी मुझे बोल रहा था कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम ऑफिस में भी जब भी कॉम्पिटिशंस होते थे, मैं वहाँ पे गा के मैं वहाँ पे अवार्ड ले लेता, पर आई वुड नेवर टेक इट सीरियसली यार। तो और वहाँ पे कुछ भी क्रिएटिव होता था ना, थॉमसन को आगे लगा देते थे, भाई तू जा, ये कर लेगा। हाँ, तो कंपनी में भी कुछ भी क्रिएटिव होना, वैलेंटाइंस डे है, ये है, वो है, दिवाली है, वहाँ पे कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज करना, लोगों को इकट्ठा करना, डांस, कुछ भी क्रिएटिव हो, थॉमसन को आगे खड़ा कर दो। तो एक दिन मुझे कॉल आया था कि आप आइए ज़रा रहमान सर के प्रोजेक्ट पे गाने के लिए, और मुझे बताया भी नहीं गया था एक्चुअली रहमान सर का प्रोजेक्ट है। बोला कि एम्पायर स्टूडियो आ जाओ, सब बहुत बड़ा स्टूडियो, वहाँ पे बहुत ही दिग्गज लोग आके गाते हैं वगैरह, तो आइए, एंड वहाँ पे कुछ सेशन है, आप आके गाइए। तो शायद से वो विशाल शेखर के लिए था या विशाल भरद्वाज के लिए था, पता नहीं। तो आई सेड ओके चलो मैं जाता हूँ। गया वहाँ पे, फिर मुझे बोला कि ये वंदे मातरम गाना है, और उन्होंने ठीक है गा लेता हूँ। फिर बोला कि AR रहमान सर का प्रोजेक्ट है, उन्होंने ठीक है। तो धीरे धीरे करके ऐसे एक ना मतलब वो सरप्राइज खोलते गए, और मैंने एक ही चीज़ देखा कि मैं लाइफ में ज़्यादा ना मतलब आई डोंट रिएक्ट टू अरे वाह ये, तो मैं बहुत ही नॉर्मल हूँ, क्योंकि मैंने लाइफ में इतना अप्स एंड डाउन्स देखा है कि मुझे कुछ भी ऐसा ओवर एक्साइट ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मतलब ऐसा, और एंड विच वर्कड इन माई फेवर, वो मेरे लिए ना बहुत काम कर गया कि कल उठ के फ्यूचर में मैं इम्तियाज़ अली के साथ मैंने काम किया है, मीरा नायर के साथ काम किया, संजय लीला बंसाली के साथ काम किया। तो ऐसा लगता ही नहीं है कि ओ माई गॉड, लाइक ऑब्वियसली दे आर द ग्रेट्स, बट मुझे यही लगता है कि भगवान मुझे ऊपर से ब्लेस कर रहा है कि तुम मेहनत करो, मैंने तुम्हें एक टैलेंट दी है, और मैं आपको सबसे मिलाऊंगा, और जैसे मैंने उनको बनाया है मैं आपको भी बना रहा हूँ। तो मुझे बहुत मज़ा आता है। तो एक दिन वो वैसा कॉल आया, और वो मैंने रिकॉर्डिंग कर ली, तो और कई और सिंगर्स भी थे वहाँ पे। फिर मुझे बोला गया कि ये है IPL 2010 अवार्ड्स, और वहाँ पे सब बड़े बड़े क्रिकेटर्स होने वाले हैं, सचिन, एवरीबडी, एंड आप AR रहमान सर के साथ स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हुए।
क्या बात और मैं तभी कॉर्पोरेट जॉब कर रहा था, तो मैंने ठीक है, और वहाँ से एक दिन छुट्टी लेके आके गा के फिर मुझे पैसे भी मिले रिकॉर्डिंग के। मैंने अरे वो पैसे भी मिलते हैं। क्या बात, हाँ अरे तो इस चीज़ की तो वो एक्साइटमेंट जो होता है ना, जो 30 दिन में तुम काम कर रहे हो और उसमें से मतलब एंड में सैलरी मिलता है, और यहाँ पे एक दिन में तुम्हें पैसे मिल जाते हैं, वाओ ग्रेट। टैलेंट के लिए कोई पैसा दे रहा है, गायकी के लिए कोई पैसा दे रहा है, ऐसा भी कि होता है। इससे ज़्यादा क्या, यही तो था लाइफ यही में तो कि था, और पैशन मैंने के लिए तो- पैसे मिल रहे मैंने हैं। तो कभी इमेजिन भी नहीं किया था। और मैंने जब शुरुआत की थी तभी मुझे बोला था कि भाई तुम जो भी करो ना, मेरे सीनियर्स ने मुझे बोला था कि आप म्यूजिक या कुछ भी कर रहे हो, आप पैशन के लिए करो, और अगर आप पैशन के लिए कर रहे हो तो फिर ये फेम भी फॉलो होगा और पैसे Automatically आ ऑटोमेटिकली। इट्स अ साइकिल, वो एक साइकिल होता है। पर अगर तुम पैसे के लिए कुछ कर रहे हो ना, तो कुछ होगा ही नहीं, आप ग्रो ही नहीं कर पाओगे। तो और मेरा नेचुरली वैसे होगा, मैं आज भी आई एम अ यस मैन। आप जैसे आपने बोला थॉमसन भाई आप फ्री हो, लाइक यस लेट्स जस्ट कम, बिकॉज मैं ज्यादा कैलकुलेट नहीं हाँ, करता और सबसे बेस्ट बात क्या है कि मैंने कहा थॉमसन भाई आप शाम को फ्री हो, तो आप ये बोल सकते नहीं नहीं आज मैं फ्री नहीं हूँ। आपने बोला मैं शाम को बिजी हूँ पर मैं दिन में फ्री हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज मुझे मेरी लाइफ ऐसे गई है कि मैं सबसे सीखते आ रहा हूँ, चाहे वो एक कैमरा मैन हो, मेकअप आर्टिस्ट हो, कोई कोरियोग्राफर हो, लाइक टॉक शो होस्ट लाइक यू, और एनीबडी, मैं सबसे सीखता हूँ। मैं सबसे सीखता हूँ, और दैट्स व्हाई आई एम वेयर आई एम टुडे। तो उसके बाद फिर वो अपॉर्चुनिटी आ गई, और फिर मैंने रहमान सर के साथ परफॉर्म किया स्टेज पे, सब खड़े हैं वहाँ पे। फिर मेरे फैमिली के लोग, मेरे दोस्त सब पागल हो गए, ऑफिस वाले लोग, भाई ये तो टीवी पे आ गए, यार रहमान के साथ आ गए, ये वो फलाना ठीक है। तो वो हो गया। और मुझे याद है आज भी कि मैं एक वो मोजे बेयर का सीडी लेके गया था और एक मार्कर लेके गया था ना, लाइक सर का ऑटोग्राफ लेने के लिए, पर सर ऑब्वियसली बहुत बिजी थे, ए आर रहमान सर। तो मैंने बोला कोई नहीं, क्योंकि वो वैनिटी वैन में चले गए, बहुत करेक्ट, हाँ। वगैरह, और तभी मुझे आदत भी नहीं थी ये सब देखने की। तो उसके बाद मुझे बहुत मौके मिले। तो फिर रहमान सर के कॉल आते गए उनके टीम के, एंड उनके स्टूडियो में जाके मैं रिकॉर्ड करा था। एक दिन मुझे ये भी याद है कि हम बैठे थे उनके पवई के स्टूडियो में, एंड मैं और मेरा और एक दूसरा दोस्त, हम सिंगर्स थे। वी वर कॉल्ड टू सिंग स्क्रैच सॉन्ग्स, मतलब ना जो स्क्रैच गाते हैं ना, कि तो फाइनल किसी और की आवाज में आता है बट स्क्रैच, हाँ मतलब ऐसी वो आए ना आए पता नहीं, पर रहमान सर ने हमें बुलाया था, हम वहाँ पे बैठे थे, और उन्होंने हमें शाम को 8 बजे बुलाया था। तो हम वहाँ पे बैठे हैं, और हम अभी तक हमने बहुत सारे सेशंस कर भी लिए थे, तो हम बहुत प्रोफेशनल भी थे, ऑब्वियसली बच्चे ही थे, करके पर हमें आदत थी, करके पक गए थे। हाँ, कि हम रेडी, आता था हमें, पर इतना भी नहीं रेडी थे कि भाई कोई भी सिचुएशन में गा लो ये वो। तो सर ने हमें बिठाया था 8 बजे से लेके, कुछ नहीं हो रहा था, और सर वो 18th फ्लोर पे उनका पूरा स्टूडियो था तभी, एंड सामने उनका घर है, इस बाजू पूरा स्टूडियो है। तो हम बैठ के बातें कर रहे 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, 2 बज गए, 4 बज गए, सर आए नहीं, और हम खाना खा रहे, ऑर्डर कर रहे, बस वी आर जस्ट कैचिंग अप, अब आने वाले कैसे है ना। अब हाँ, आने और वाले। हम लोग तो ओवरनाइट्स करते ही है ना, मतलब व्हेन यू आर यंग एंड ऑल, इट्स जस्ट लाइक हाँ चलना, बातें करते, ये देखते, वो देखते, वीडियो देखते, फिर आते हैं सर 8 बजे सुबह 12 घंटे हो गए सर। क्योंकि ऑब्वियसली सर बिजी थे, तो ऐसे नहीं कि हमें सिंपली रुका के रखा था, सर कोई प्रोजेक्ट में बिजी थे। तो सुबह वो नमाज करने गए ऑल द वे टू हाजी अली, एंड वो जैसे ही आए, वो स्टूडियो में आए, बोले ओके थॉमसन आर यू रेडी? मैंने बोला व्हाट डू यू सर, यस आई एम रेडी, बट गला बैठ गया थोड़ा। 12 घंटे हो गए क्योंकि हम बात करते जा रहे हैं, राइट? तो हमें थोड़ी ना पता था कि आप हमें टेस्ट कर रहे हो। तो उसने बोला चलो स्टूडियो के अंदर, ठीक है भाई, कॉफी पी ले। मैंने देखा अच्छा नींद आ रही है यार अभी तो सर ने बोला गाओ, और सुर लगाना है, पिच में गाना है, सबसे बड़े कंपोजर के सामने बैठे हैं, वो घबराना अलग, ताल में गाना है, एंड इट्स लाइक और फील भी देना है, टेक्सचर भी देना है। फिर मुझे समझ आया कि यही है मेन टेस्ट, मतलब ऐसे ही तुम्हें कंफर्ट में आके बस गवा लो तो अलग बात है। तो मैं ऑब्वियसली वो गा लिया, सर बहुत खुश थे, फिर हम घर पे गए, एंड ऐसे बहुत इंस्टेंसेस थे सर के साथ स्पेसिफिकली कि सुबह सुबह मेरे घर पे कोई पहुंच जाता था 5:30 बजे, मेरे घर के अंदर खड़े हैं, बोले कि थॉमसन चलो, सर ने बुलाया है, चलना है।
चलना है। और मैं यूजुअली आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, मैं उठता हूँ लाइक आराम से 10-11 बजे, मैं सोता हूँ 4 बजे, मैं यहाँ पे सोया हूँ एंड कोई मेरे घर पे घंटी बजा रहा है, मेरे फैमिली ने दरवाज़ा खोला एंड देयर इज लाइक देयर समबडी एंड दे आर कॉलिंग यू टू सिंग फॉर AR रहमान एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। और उनको आदत भी नहीं थी ना, ये क्या होता है, कोई ऑर्गेनाइज नहीं है क्या, मतलब ये थोड़ी ना हाँ, ये time कभी भी होता है। बुला लेते। उन्होंने देखो ज़्यादा चूचा मत करो, मैं जा रहा हूँ, आपको क्या प्रॉब्लम है। तो बेसिकली आई फील कि जब भी लाइफ आपको बहुत कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें देती है, यू शुड जस्ट बी रेडी और उसको ज़्यादा सवाल जवाब मत करो अनलेस इट इज़ समथिंग जो आपको हार्म करने वाला है। करेक्ट। तो इसी चीज़ से उसके बाद तो फिर बहुत कुछ होने लगा। विशाल भारद्वाज के साथ काम किया, विशाल शेखर, सलीम सुलेमान, प्रीतम, अमित त्रिवेदी। फिर मैंने MTV कोक स्टूडियो किया, MTV अनप्लग्ड किया, उसकी जो भी वोकल अरेंजमेंट्स किए। फिर लोग मुझे और टीवी पे देखने लगे और तभी मेरे ग्लासेस थे, अजीब से ग्लासेस थे जिसमें एक्चुअल कांच अभी भी पहनते हो आप फोटोज में। और मेरे ना बहुत स्टाइलिस्टिकली बहुत सारे एवोल्यूशंस हुए हैं। करेक्ट। क्योंकि पहले मेरे बाल बहुत नॉर्मल थे और मैं क्या, जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड से मैं जब आर्टिस्ट बन गया तो इमीडिएटली लोग को एक शॉक फैक्टर हो गया, बिकॉज तभी मतलब बैक इन 2010 पूरा सर ब्लॉन्ड हेयर, और तभी कौन करता था ये सब? इतना कूल भी नहीं था। और किसी को पता भी नहीं था ये सब। और एक दिन मेरे हेयर ड्रेसर ने बताया कि भाई ये कर लो। एंड द आयरॉनिकल पार्ट इज, वो जो हेयर ड्रेसर ने जिसने ये सब शुरुआत की थी मेरे स्टाइलिस्टिक एवोल्यूशन में, वो बंदा भी आज सिंगर बन गया है। क्या बात है कि मेरे आसपास जो भी लोग रहे। हाँ, तो आई एम वेरी हैप्पी। क्या नाम था उनका? आई फॉरगॉट हिज नेम यार, तो मैं आपको बताता हूँ, मैं ऑफलाइन आपको बताऊंगा क्योंकि उसका नेम सेव्ड है मेरे पास। तो पर बहुत ही अच्छा गाता है, T सीरीज पे भी उसके गाने वगैरह आए हैं। आई एम टेलिंग यू, बहुत अच्छा कर रहा है वो। तो वैसा तो स्टाइलिस्टिक एवोल्यूशन हुआ एंड MTV कोक स्टूडियो पे सब पहचानने लगे मुझे मेरे क्लासेस की वजह से। और मैंने ऐसा कुछ एक्स्ट्रा कैलकुलेटिव एफर्ट नहीं किया था कभी। मैं बस उस दौर में वैसा फील कर रहा था कि मैं थोड़ा फंकी हूँ, मैं अजीब गरीब कपड़े पहनता था, 2 अलग अलग कलर के जूते पहनता था। इट्स जस्ट वो अंदर का जो भी क्रिएटिव जो आर्टिस्ट है ना, वो फूट के बाहर आ रहा था। करेक्ट। तो आई थिंक आई जस्ट वेंट विद द फ्लो। तो वो एक बार वो ग्लासेस का दौर चेंज हुआ, फिर बाल के कलर चेंज हो गए, फिर वो मोहॉक हो गया, फिर दुनिया के सब कलर्स मेरे बाल पे आ गए, ब्लू, पिंक, येलो, ग्रीन। तो एक इंटरेस्टिंग सा दौर था आई थिंक, एंड आई वाज आल्सो एंजॉयिंग दैट टाइम, क्योंकि मेरे लिए वो है ना, मतलब एक सेल्फ एक्सप्रेशन का टाइम था कि मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ, मैं अपने आप के पर्सनालिटी को एम्ब्रेस कर रहा हूँ कि मैं कैसा हूँ, मैं कौन हूँ और मेरी मेरा इम्पैक्ट क्या है म्यूजिकल वर्ल्ड में। और एक ही चीज़ है, मैंने कभी किसी से काम नहीं मांगा, क्या बात है? सब अपने आप वर्ड ऑफ माउथ होते गया है, आज तक वही होता है। और ये बस मैं अपने सीनियर्स को क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने मुझे एक ही चीज़ सिखाया है कि आप जो भी करते हो ना 100% या 200% एक्सीलेंस से करो या ना करो। ट्राई का कोई ऑप्शन ही नहीं होता और ट्राई करके कोई शब्द ही नहीं होता प्रोफेशनलिज्म में। आप या तो आओ या तो आप अपना जो भी है काम ढंग से करो या ना करो, बीच का रास्ता कभी नहीं कभी होता। मत। क्या बात है। और उसके वजह से मैं भी आज मैं जब भी नए सिंगर्स को मेंटर करता हूँ, समटाइम्स आई एम लिटिल हार्ड ऑन देम। मुझे लगता है कि मैं बहुत उनको प्रेशर लगा रहा हूँ, पर मैं उनको एक ही चीज़ समझाता हूँ, भाई 1.8 बिलियन लोगों के बीच में अगर आपको मौका मिला है प्रीतम के साथ गाने के लिए या AR रहमान सर के साथ गाने के लिए, और इतने लोग स्ट्रगल करते हैं, आपके डेस्टिनी में लिखा है कि मैं भगवान आपको मेरे थ्रू ब्लेस करे या मेरे थ्रू अपॉर्चुनिटी दे। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं आपके डेस्टिनी में लिखा हूँ कि मैं आपके लाइफ में आऊँगा, आपको ये करूँगा और आप और आगे बढ़ते जाओगे। तो मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ कि भाई ठीक है ना, मेहनत कर लो, और तो दिस इज़ हाउ म्यूजिकल थिंग्स हैपेंड। और फिर मैं टूर करने लगा सलीम सुलेमान के साथ ऑल ओवर द वर्ल्ड, मोहित चौहान के साथ, सुनिधि चौहान के ऑलमोस्ट सबके साथ ही। अभी तो सबके साथ काम ही कर लिया। अभी तो ऐसा है ना, बहुत भाईचारा जैसा एनवायरनमेंट, हम किसी से भी मिल लेते हैं तो ऐसा लगता नहीं कि ओ इट्स प्रीतम, ओ इट्स दिस, ओ इट्स दैट। इट्स जस्ट लाइक आप कोई ऑफिस जाता है, वो अपने कॉलीग्स को मिलता है, तो हमारा एक फ्रेटर्निटी, हमारा यही कॉलीग है अभी। हाँ, ये फ्रेटर्निटी के लोग हैं
और एक्टर्स का भी ऐसा नहीं लगता। और हम जब भी अवार्ड शोज पे भी जाते हैं, चाहे वो प्रियंका जी हो या माधुरी जी हो या जो गुजर रहे, एक थोड़ा सा एक्साइटमेंट होता है, ओह माय गॉड, यू नो दे आर माय आइडल्स, मैं आई लव देम एंड ऑल। बट ऐसा नहीं है कि जाके फोटो ले लो, वो क्रेज था ही नहीं, डे वन से ही नहीं था। मुझे लगता है और एक चीज़ है, ये शायद बॉम्बे लोग की, मुंबई वाले लोग की एक बहुत अच्छी आदत है, एटीट्यूड है, पता नहीं, कि अगर कल उठ के सलमान भाई भी सामने बैठे हैं, रिस्पेक्ट तो बहुत है सबके लिए, पर ऐसे नहीं कि हम उनका प्राइवेट स्पेस जाके उनको हार्म कर लें कहीं ना कहीं, हार्म कर ले या उनको तंग करे कि सर प्लीज प्लीज प्लीज, मैं तो पागल हूँ। बहुत लोग करते हैं, तो ये आई एम वेरी हैप्पी, और ये हमारे लिए चल भी जाता है। I think that's the reason why people people appreciate the fact कि आप ना ज़्यादा ओवर अति नहीं करते। हाँ, बराबर। तो वैसा ही था। और फिर तो होते गया, प्लेबैक गाने होने लग गए। कार्तिक आर्यन के लिए भी गाया है मैंने, और अभय देओल के लिए गाया है, बहुत सारे गाने गाए हैं। हाँ, फिर लिस्ट तो मैंने देखी बहुत लंबी है। हाँ, फिर तो अभी तो मुझे तो ऐसा लगता है मैंने कभी काम ही नहीं किया। मैं कभी उठता हूँ ना नींद से, भाई क्या किया मैंने लाइफ में। फिर मैं देखता हूँ, चलो नेहा कक्कर के साथ काम किया, इसके साथ काम किया, उसके साथ बादशाह के साथ काम किया, सबके साथ काम किया। लाइक थैंक यू। एक ही चीज़ है, मैं अपने आप को बोलता हूँ कि जहाँ से मैंने शुरुआत की थी, आज मैं जहाँ पे हूँ, ओके, मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ टू एवरीबडी जिसने मेरे में बिलीव किया, जिसने मुझे अपने आप पे डाउट करवाया कि तुम अच्छे नहीं हो। तो उसकी वजह से मैंने अपने आप को अपस्किल किया, मैंने अपनी हिंदी भी सुधारी। मुझे कभी पता भी नहीं था कि मैं एक टॉक शो होस्ट बनने वाला हूँ। उसका भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक फैक्ट है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मैं जब भी सुनिधि चौहान के साथ टूर कर रहा था, क्योंकि पहले बात तो मैंने सुनिधि का बैंड भी जब ज्वाइन किया था, तभी आई obviously didn't know Sunidhi Chauhan so well, and she's a darling of a person. इतनी अच्छी है, इतनी grounded, हाँ, सब लोग उनके लिए बहुत अच्छा बोलते हैं, इतनी ग्राउंडेड है। और सच में अगर कोई भी प्रोफेशनलिज्म के बारे में बात करें ना, कि आप 200% दीजिए परफॉर्मेंस में, गायकी में, इमोशन में, फील में, एक इंसान हो के भी आप कैसे कितने वार्म हो। क्लासिक एग्जाम्पल भाई। मेरी एक हफ्ते पहले एक दोस्त है मेरी, चारू सेमवाल, उनसे सेम बात हो रही थी सुनिधि मैम के लिए, कि वो इतनी डेडिकेटेड, इतना प्रोफेशनलिज्म है उनके अंदर, और मतलब इतनी ग्राउंडेड है ना। क्योंकि मैंने पहले बार उनको ना, मतलब ऐसी कोई हम कोक स्टूडियो, जब ये मदारी गाना था जो पॉपुलर हुआ था विशाल शेखर और सबके साथ, उसमें मैं था बैकग्राउंड में। तो तब हम कुछ सेलिब्रेशन कर रहे थे, तभी सुनिधि आई थी और वहाँ पे हमारे साथ उन्होंने डिनर वगैरह भी किया था। आई एम नॉट टू श्योर। एंड आफ्टर दैट आई रिमेंबर हम जा रहे थे, और वो मतलब क्लिंटन सिरेजो की भी बहुत करीबी दोस्त है, तो वो भाग के गाड़ी के पीछे भाग रही थी। ये कौन करता है? वो सो कूल एंड बहुत ही ग्राउंडेड है, बहुत ही नॉर्मल पर्सन है। फिर कोक स्टूडियो के थ्रू मैंने एक्चुअली तभी तो उनकी शादी नहीं हुई थी सुनिधि के साथ। हितेश सोनिक करके जो कंपोजर है, वो विशाल भारद्वाज के लिए बहुत प्रोजेक्ट्स करते थे, तो उनके साथ मैंने शायद से सात खून माफ भी की थी। फिर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमने किए थे उनके थ्रू। तो हितेश सोनिक के साथ मैंने जब भी MTV कोक स्टूडियो की थी, तभी मैंने उनका पूरा वोकल अरेंजमेंट्स वगैरह सब कुछ किया था, सब सिंगर्स मैंने इकट्ठा किए थे वगैरह। और पीयूष मिश्रा जी थे, उन्होंने वो हुस्ना करके गाना गाया था, बहुत ही प्यारा गाना है, एंड ही इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर एज वेल। उस दौरान फिर मुझे एक दिन सर बुलाते हैं, हितेश सोनिक सर स्टूडियो में बुलाते हैं, एंड लव रंजन बैठे थे डायरेक्टर। मैं तो किसी को नहीं जानता था। तो बैठे ऐसे ही चिल, बहुत ही नीचे ऐसे शामियाना टाइप एनवायरनमेंट था। बोले आओ, एक गाना है, कार्तिक आर्यन और नुसरत भरूचा का था, और मुझे बोला भी नहीं था किस एक्टर के लिए है। बोला कि आप जाके ट्राई कीजिए, आपका टेक्सचर वगैरह बहुत अच्छा है और एक बार ट्राई करना है। तो उन्होंने गा लिया, रुमानी करके मेरा गाना था। तो ऐसे टाइम पास के लिए गाया उनके स्टूडियो में। ऐसे कोई बड़ा सुपर प्रोफेशनल यशराज वाला स्टूडियो नहीं था, वेरी होम सेटअप, बहुत अच्छा था, पर तो भी प्रोफेशनल था आइडियाज़ डालने के लिए। सर ने वहाँ पे डब किए, मैंने बाकी के पूरे अरेंजमेंट्स भी कर लिए, सब कुछ बैकग्राउंड वाले भी किए, लीड भी गा लिया, सब कुछ। तो फिर गया, फिर जाते वक्त ना सुनिधि आई, एंड उन्होंने सुनिधि को सुनाया। तो मैं भाई प्रेशर, सुनिधि चौहान को सुना रहे हो,
जिसने ऑलमोस्ट 500,000 गाने गाए होंगे शायद. तो इट्स लाइक इट्स क्रेजी. लाइक मैं तो कभी रिएक्ट ही नहीं करता हूँ. रिएक्ट नहीं, लाइक मेरे बस चुप बेटा अंदर से फट रही है. ठीक है. ठीक है. She said very good Thompson, very good. I said okay. निकला. I said मैं जिंदगी में कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ. मैं एक्सपेक्ट ही नहीं करता हूँ भाई. एक्सपेक्टेशन इज द रीजन फॉर लॉट ऑफ पीपल्स डिसअपॉइंटमेंट एंड हर्ट. करेक्ट. कभी किसी से एक्सपेक्ट ही ना करो. जिंदगी हल्की लगेगी. हाँ हल्की लगेगी सच में. तो मतलब ना किसी से बुरा एंड तुम्हें ऐसा बुरा भी नहीं लगे कि अरे उसने मुझे बुलाया नहीं, मुझे मौका दिया पर किसी और से गवा लिया. तो मैं तो आई एम जस्ट वेरी न्यूट्रल. तो फिर मुझे कॉल आया 1 महीने के बाद कि आपका गाना अप्रूव हुआ है. और वो मेरा पहला गाना था फॉर कार्तिक आर्यन. एंड कार्तिक आर्यन एंड मी आर द सेम एज. एंड वो मेरे क्लासमेट का क्लासमेट था कॉलेज में. और मैंने उससे बात भी की थी. लाइक ही इज लाइक ब्रो बहुत अच्छा गाया. और वो तभी ऑब्वियसली वाज नॉट अ बिग स्टार बट ही स्टिल द सेम. नुसरत भरूचा के साथ ये गाना था तो अच्छा था एंड आई वाज वेरी हैप्पी. फिर उसके बाद मुझे शंकर एहसान लॉय ने गवाया. मेरा एक गाना है शहर मेरा. तो बहुत अच्छे से लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने. लेजेंडरी राइटर. बहुत. वो तो मतलब इंडस्ट्री के सबसे बहुत ही डिमांडेड राइटर्स में से है ऑफ द न्यूअर जनरेशन. तो वेरी नर्वस. मैं गया पर्पल हिल स्टूडियो में. शंकर सर बैठे थे सामने और मैं तो हम लोग सब कहाँ वो कहाँ हम कहाँ यार. मतलब टैलेंट में आज भी जितने भी नए सिंगर्स भी है उनका जो टेक्निकलिटी कर्नाटक सिंगिंग का है, चाहे वो इंडियन हिंदुस्तानी सिंगिंग का है, कॉम्पोजिशन का है, सुर का है, पकड़ का है, रेंज का है, इतने सारे चीज़ें जो टिकमाक करते हैं ना शंकर सर, वो उनके सामने बैठना मतलब एज अ सिंगर इज लाइक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है. बहुत बड़ी जिम्मेदारी. इट्स लाइक एन एक्टर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ शाहरुख खान और लाइक स्टीवन स्पीलबर्ग. उनको कहना कि हम एक्टर हैं. तो बस मैं गया स्टूडियो के अंदर एंड ये एक अच्छी चीज़ थी कि मुझे जो MTV कोक स्टूडियो और MTV अनप्लग के थ्रू जो मैंने एक्सपोजर पाया, क्योंकि मैंने शंकर एहसान लॉय के भी जो भी गाने थे उनका पूरा एपिसोड का जो भी वोकल अरेंजमेंट्स वगैरह था उस पर मैं उस प्रोजेक्ट को लीड कर रहा था और उस सिंगर्स वगैरह थे. तो तभी हमारी बहुत मुलाकात हुई और हम साथ में बैठ के गाते थे और सर से मेरी बहुत जैम करते थे. तो तब सर ने मेरी आवाज़ को सुन ली एंड मे बी ही फेल्ट कि थॉमसन का ये अच्छा टेक्सचर है, लेट्स कॉल हिम. तो मुझे बुलाया स्टूडियो में. तो मैं गया. कोई रियाज कुछ नहीं यार, कुछ नहीं. और गया, बोले कि एक बॉलीवुड जैज सा गाना है तो आप गाइए. एंड मुझे ट्यून बताया था. और मेरी एक ही खासियत है विच हैज़ ऑलवेज वर्कड फॉर मी कि आप मुझे कुछ भी ट्यून बता दो ना, मैं इंस्टेंटली पकड़ लेता हूँ. तो मेरा जो कान है ना, मतलब ईयर ट्रेनिंग वो बचपन से ही ऐसा है. और मुझे पता नहीं है कि ये आज मेरे लिए इतना बड़ा देन हो जाएगा, बून हो जाएगा या बहुत ही ब्लेसिंग सा हो जाएगा कि ईयर ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. तो कोई भी कुछ भी गाता था ना सेशन में भी, एक बार गा लेता ना मैं पकड़ लेता था. और वो है ना खाली प्रोफेशनल्स करते थे और मेरे में ना बचपन से ही वो आदत थी. तो वो मेरे लिए बहुत अच्छे से काम कर गई तो सर ने एक बार 2 बार गा लिया और मैंने इमीडिएटली ट्यून समझ लिया. और मैंने बोला सर इसके पीछे इमोशंस क्या होंगे. तो उन्होंने बोला ऐसा ऐसा है. थोड़ा अमिताभ सर ने मुझे थोड़ा समझाया. बोले स्टूडियो के अंदर जा. तो मैंने एक टेक ले लिया और एक टेक में बस वार्म अप हो रहा है ना, तो मैंने गा लिया अंतरा मुखड़ा साइन वगैरह सब गा लिया. तो फिर उन्होंने बोला अच्छा 1-2 लाइन को थोड़ा पंच कर लो, बाकी का सब ठीक है. तो मैं ठीक है. फिर मैं बाहर आया तो मैंने सोचा कि चलो अभी बोलेंगे कि थोड़ा चाय कॉफ़ी पी लो, उसके बाद करते हैं. जाके ट्राई कर लो. 2-3 बार 10 बार गा लो, 15 बार गा लो, गला आवाज़ खुलेगा, ये वो बहुत कुछ गला भारी होगा थोड़ा. हाँ मतलब है ना बोलने के लिए तो गला गर्म करने के लिए. हाँ. और बहुत सारे कंपोजर्स कहते भी है कि चलो एक टेक में नहीं होता, अभी और गाओ. तो मैंने बोला अच्छा मैं तो पिसने वाला हूँ आज. ठीक है. और शायद से होगा भी नहीं, मैं रोते रोते घर पे जाऊंगा. आधे घंटे में मुझे बाहर भेज दिया. बोले कि थैंक यू थॉमसन, वी गॉट व्हाट वी वांट. आई सेड सर थोड़ा सुर भी हिला है, थोड़ा इमोशन आया नहीं. वी गॉट व्हाट वी वांट, हमें मिल गया हमें जो चाहिए. मैंने ठीक है. गया खुद पे हो गया. अरे मेरे को हाँ. तो मैंने आधे घंटे में ये तो मतलब स्क्रैच ही होगा. फिर आता है कॉल 1 महीने के. तो ऐसे ना धीरे धीरे करके मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा खुद में कि भाई अगर मुझे रहमान सर बुला रहे हैं, मुझे शंकर सर बुला रहे हैं और उन्होंने मुझ में टैलेंट देखा है, आधे घंटे में मुझे अप्रूव किया तो है, कुछ तो है.
कुछ तो है भाई, मैं अपने Correct. आप को क्यों इतना पीटते कि जा आप रहा सेल्फ गिल्ट में एक होता है ना कि मैं कमजोर हूँ, कम हूँ। हाँ, मैं अपने आप को क्यों पीटते जा रहा हूँ। पर एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि चलो इतना होने के बाद भी ना कभी कभी तुम अपने आप को सेल्फ डाउट करते हो, तो वो होता है। पर स्लोली बट श्योरली अपना दिमाग खुलने लगता है। और बहुत सारे फैक्टर्स भी होते हैं। अगर आपका जो आपके जो इर्द गिर्द जो लोग हैं वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, फिर फैमिली का कुछ अलग अलग रहता है, पर्सनल इश्यूज होते Correct. हैं, तो इतनी चीज़ें हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं ना। तो इन सब के बीच में एक आर्टिस्ट का सबसे मुश्किल टास्क होता है अपना फोकस रखना और अपने कंटेंट को बनाते रहना, अपना काम बाहर डालते रहना और एक पॉजिटिव सा एटमॉस्फेयर बनाते रहना। तो धीरे धीरे करके आई थिंक इतने सालों में मैंने वही सीखा है कि भाई अपने क्रिएटिविटी और अपना जो Atmosphere स्पेस है है ना, मेंटल स्पेस जो है, उसे मैं बहुत प्रोटेक्ट करता हूँ। हाँ, संभाल के रखो उसे, उसको बहुत डिस्टर्ब नहीं होना संभाल के रखता चाहिए। हूँ। पैसे हो ना हो, ये जो है ना, जो एक पॉजिटिविटी है और आजू बाजू जो लोग हैं, मैं आई वेरी केयरफुल कि मैं अच्छी संगति में रहूं मैं। बिल्कुल, ताकि वो, क्योंकि वो है ना वो मेरी गाड़ी चलाती है, Correct. वो हमारा फ्यूल है। तो जितना पॉजिटिव एनर्जीज आपके पास है ना, उतना आप और खिलते बेटर जाते हो। होते हाँ, रहोगे। you just Correct. get better and better. भाई आपको ना लोगों ने कैसे देखा है, थॉमसन एंड्रयूज को, एक लड़का बॉर्न एंड बॉटम मुंबई में रहता है, तो अच्छी फैमिली होगी। और जब हम लोग नॉर्थ से आते हैं ना, हम लोगों को सबसे बड़ा पता होता है यार हम लोगों को इंग्लिश नहीं आती, आपको बचपन से मिली। तो अब क्या लगता है दुनिया को कि थॉमसन एंड्रयूज जो बंदा है यार, इसके पास तो पहले से सॉर्टेड था हाँ, ये तो सिल्वर स्पून वाला हाँ, बंदा है। पर कभी कभी ना जैसे लोग जब ये डाउट करें आप पे, तो एक ऐसा इंसिडेंट आपकी लाइफ का कि यार तुम मेरा अच्छा देख रहे हो ना, तो मैंने ज़िंदगी में ना इतना बुरा भी देखा है, तो जब तुम मुझे बारे में सोचोगे तो ये भी याद रखना मैंने ये भी देखा। तो ऐसा कोई इंसिडेंट आपकी लाइफ का है जो आपको लगता है कि यार ये संभाल के जाना है यार, मैं नहीं बताता अपना दुख किसी को, पर मैंने ये देखा है लाइफ में। बिल्कुल। लोग मुझे जब भी देखते हैं, जब भी मैंने Amazon प्राइम का एक शो भी किया था द रीमिक्स, तभी जो BTS वाली टीम थी, मुझे मेरा जो पार्टनर था उसमें हमें क्या करना था ना, मैं सिंगर था और एक जो DJ था वो इंडोनेशियन था, तो वो भी फिरंग था, मुझे भी फिरंग जैसे देखते थे, नाम भी थॉमसन एंड्रूज। तो ऐसे कि हम दोनों को मिला दिया, आपको बॉलीवुड गाने का रीमिक्स करना है अपनी तरह से, जो भी है, हरे राम हरे कृष्णा हरे राम, ये है वो है, कितने देसी बॉय, सबके रीमिक्स मैंने कर दिए अपने स्टाइल में। तो तब भी मुझे पूछते थे कि अच्छा आप दाल चावल तो नहीं खाते रहोगे ना, आप तो पास्ता वास्ता खाते रहोगे। उन्होंने, ये क्या है भाई, मैं तो इंडिया का हूँ, मैं करेक्ट, मैं यहीं पे पला बड़ा हूँ, तो जस्ट बिकॉज आपको लगता है मेरा हुलिया भी अलग है और मेरा एक्सेंट भी अलग था, और मेरे बिकॉज आई वर्क टू द लॉट ऑफ इंटरनेशनल क्लाइंट्स, मैं 15 साल से काम कर रहा हूँ, तभी मैं US UK क्लाइंट्स के साथ काम करता था, मुझे एक्सेंट भी आ गया था, थोड़ा अमेरिकन एक्सेंट। तो उसका मतलब नहीं है कि मैं न्यूयॉर्क में था और या मैंने स्कूलिंग न्यूयॉर्क में की थी वगैरह, तो पर एक है ना, एक पॉलिशिंग हो गया था मेरा, और इतने अच्छे लोगों के साथ काम कर करके अपना एक पर्सनालिटी बढ़ जाता है। पर बहुत लोगों को ये नहीं पता कि मैंने बहुत स्ट्रगल की है लाइफ में, बहुत। और नॉट एज अ सिंगर जैसे मैं म्यूजिक इंडस्ट्री में आ गया, मुझे लगता है कि भगवान ने ये देख लिया कि ये बंदे ने बहुत ऑलरेडी स्ट्रगल कर ली है बाहर से, अभी उसको जो मैंने एक गिफ्ट दी है ना, जो टैलेंट दिए हैं, जो मैंने टैलेंट दिए, उससे मैं ये बंदे को अपलिफ्ट करूंगा। और जितना इसने मुश्किलें देखी है ना, जितने मुश्किलें इसने देखी है, ये सब मैं ना मिटा दूंगा, क्योंकि इसने कर लिए इतने कि जो बुरा देखना था देख लिया। हाँ, देख लिया। तो मैं उसके बारे में भी बताता हूँ। अभी बहुत लोग जो मुझे जानते नहीं है, अभी जानने लग गए हैं, या मुझे टीवी पे देखते हैं, इंस्टाग्राम पे देखते हैं एज एन इन्फ्लुएंसर जो भी है, वो दे जस्ट सी द टिप ऑफ द आइसबर्ग, वो नंबर्स देखते हैं। हाँ, और वो एक बोलता है ना, मतलब एक जो पहाड़ होता है ना, आइसबर्ग, उसकी गहराई जितनी होती है, करेक्ट, वो खाली ऊपर का देखते हैं, करेक्ट, बोलते हैं अच्छा वाह ये तो बहुत चमक रहा है, इसकी सॉर्टेड है लाइफ, पर नीचे का नहीं देखते कि कहाँ से शुरू। तो मुझे याद है कि मैं जब 10th स्टैंडर्ड में था ना, मेरे घर पे ऐसा एक दौर था कुछ टाइम के लिए, कुछ 1-2-3 महीने के लिए, जहाँ पे मेरे घर पे इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं था फॉर सम रीज़न। हमारी जो फाइनेंशियल सिचुएशन थी इतनी टाइट हो गई थी कि मैं कैंडल लाइट पे अपनी पढ़ाई करता था, एंड मेरे पास पैसे भी नहीं थे फीस भरने के लिए। तो मेरी जो बड़ी कज़न सिस्टर है वो एक टीचर थी, तो मैं उसके घर पे जाके रह के वो मुझे पढ़ाती थी मैथ्स वगैरह, ताकि मैं ना अच्छे स्कूल में, मतलब ना मुझे अच्छे मार्क्स वगैरह मिले, और 10th बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो और
उस वक्त मुझे ऐसा भी लगता था कि कभी है ना, मैं अगर कोई दुकान में जा रहा हूँ और वहाँ पे अगर समझो किसी ने उधार ले रखा है लाइक कुछ सामान के लिए, तो वो मैंने चुकता नहीं किया तो वो मुझे पूछेगा कि भाई पैसे दिए कि नहीं। तो इतने तक था कि इट वाज सो डिफिकल्ट फॉर मी, एंड मैं खाली 10वीं में था। तो ये सब उस टाइम के वो जो बच्चे ने देखा था, तो बहुत ही मुश्किल दौर था। एंड तब मेरे सब फ्रेंड्स वर ऑब्वियसली वेल ऑफ, एंड मेरे फैमिली में भी एवरीथिंग वाज फैंटास्टिक। माय फादर वाज वर्किंग इन सऊदी, वो अब्रॉड थे, सब कुछ था। तो रहता ना, कुछ लोगों का जब भी बुरा वक्त आता है तो पता नहीं कैसा होता है। तो बहुत ही ऊपर से, इतना ऊपर से ऑल ऑफ अ सडन हमने बहुत ही कुछ टाइट वाला, बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन देखा, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्यों, क्या हुआ, और इतना कौन सोचता है। स्कूल में कभी कभी पिकनिक में जाने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं होते थे, और तभी क्या 150 रुपया था, 200 रुपया। अभी तो हंसी आती है 150 रुपए के लिए तो कितना क्या है। तो बट मैं ना बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये सब सिचुएशंस जो ये चैलेंजेस जो मेरे लाइफ में आए, मैं ना ऑलवेज आई टू टर्न चैलेंजेस इनटू अपॉर्चुनिटीज। तो ऑब्वियसली मैंने अपनी 10वीं पार कर ली, एंड मेरे क्लास में ऑब्वियसली मैं सबसे शरारती था कि हाँ ये करेंगे, वो करेंगे, पिकनिक में जाएंगे तो इसको यहाँ से ढकल देंगे, यहाँ उसको मार देंगे, ये सब था मेरे में, बस में पीछे कांड था, बस में सबसे पीछे वाली सीट पे बैठना है। हाँ एब्सोल्युटली। और वो तो होता ही, और आई वाज द जोकर ऑफ द क्लास, क्योंकि मैं सबको हंसाता था। एंड कहते हैं ना, मतलब जो अपने लाइफ में बहुत कुछ सहता है, वो कॉमेडी से उसको छुपा देता है। बहुत लोगों का है कि जो सबसे ज्यादा मुस्कुराता है ना, हाँ, तो बहुत लोगों का जो भी बहुत ही जो ऐसे हैप्पी है या बहुत ही लाफिंग है या जोक करते हैं, उनके लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स आए हैं। तो ये ऑटोमेटिकली एक सेल्फ डिफेंस हो गया मेरे लिए। उनको वो हंसी की, खुश रहने की इम्पोर्टेंस पता है। तो अगर आपके पास, आपने बुरा वक्त देखा है, तो कोई इंसान अगर दुखी आएगा आपके पास, तो आपको जिम्मेदारी लगती है कि यार इसको मैं एटलीस्ट खुश करके रखूं। बिल्कुल। और अपने आप मुझे लगता है कि जनरली हमारे ह्यूमन टेंडेंसी है कि अगर आपके लाइफ में बहुत कुछ हो रहा है, मैंने बहुत लोगों को देखा है, जैसे कोई बंदे को भी देख लो, कोई रास्ते पे अभी कोई है, कोई चाय वाला को भी देखो, वो कमाता इतना है पर उसके मुंह पे इतनी बड़ी खुशी है, स्माइल रहती है, इतनी बड़ी स्माइल है। तो आई फील दैट्स व्हाट आई वाज गोइंग थ्रू एट दैट टाइम, एंड आई पास थ्रू। मेरे सब क्लासमेट शॉक हो गया कि मुझे बहुत अच्छा परसेंटेज मिल गया, मैं साइंस स्टूडेंट बन गया। भाई तू कहाँ से साइंस बन रहा है? अरे भाई हो गया ना, थोड़ा तमीज से बात करो। तो कुछ मेरे दोस्त कॉमर्स कर रहे थे, आर्ट्स कर रहे थे, तभी वो स्टूपिड सा कंपेटिटिवनेस होता है। तो मैंने तो कभी ऐसा मेजरमेंट भी नहीं किया है कि अच्छा हाँ मैं ये कर रहा हूँ, आई नेवर मैटर्ड टू मी। पर मुझे एक ही अच्छा लगा कि चलो कुछ ना होने के बाद भी मैंने इतना अचीव कर लिया। ना तो मेरे पास ट्यूशन्स के पैसे थे, कोचिंग क्लासेस के पैसे थे, तो भी घर पे बैठ के मैंने इतना उखाड़ लिया। तो उन्होंने वहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया। कुछ तो है भाई तेरे में। हाँ कुछ तो है भाई। फिर मेरे दोस्त ने एक बार मुझे कॉल किया कि मेरा दोस्त जो है कतार एयरवेज में बहुत बड़े पोजीशन में है आज, पर तब हम जब भी स्कूल में थे, वी आर बॉयज़, तो ज़्यादा कैलकुलेट नहीं करते थे। तभी जैसे हमारे कुछ फ्रेंड्स के पापा मतलब केटरिंग का बिजनेस करते थे, तो वो कभी एक दो बार है ना केटरिंग भी करता था। मतलब वो जाके ना, मतलब है ना ट्रे वगैरह उठा के लोगों को पानी वानी देना। तो एक बार उसने मुझे बुलाया था कि भाई तू कर ले। और तभी ऐसा दौर था कि कुछ ऐसे छोटे मोटे जॉब्स भी ना हम लोग को 250 रुपये में मिल जाते थे। तो मैं एक दिन गया और मेरे से हो ही नहीं पा रहा था। एक बंदे ने मेरे को ट्रे दिया और उसमें कुछ ऑलमोस्ट 25 ग्लासेस थे, एक हाथ से बनाने। भाई मेरे से नहीं होगा, कहाँ हाँ, और मैं तभी बहुत ही पतला सा लड़का था ना, ये सब मेरे से नहीं होगा। नॉट बिकॉज ये मेरे नीचे है या ऊपर है, फिजिकली नहीं हो रहा था। भाई ये मैं नहीं कर सकता। तो फिर और हम कर भी रहे हैं, तो ऐसे नहीं कि हम ऊपर नीचे समझ रहे हैं, हमारा मन कर रहा है, कर देंगे हम, कि पैसे कमाने। मेरे खुद के क्लासमेट्स अच्छे फैमिली वाले वो कर रहे हैं, तो ठीक है ना यार, दोस्ती यारी में कर रहे हैं, तो वो भी कर लिया। तो ओके ठीक है। तो फिर मुझे एक दिन मेरे दोस्त ने बोला कि मैंने देखो एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कंपनी में ज्वाइन कर लिया है, और उनको मतलब फील्ड वाले लोग चाहिए, जहाँ पे हम वो क्या है ना डेंटिस्ट के चीज़ें बेचते थे। तो और मुझे तभी जॉब की ज़रूरत थी। मतलब वो वेकेशन का टाइम था, कॉलेज शुरू नहीं हुई थी, और ऑब्वियसली आई वाज अंडर 18, पर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था, तभी इतना कोई
प्रॉब्लम भी नहीं था कि चलो अंडर 18 को एम्प्लॉय नहीं करते, एंड ही वाज लाइक हमारी चर्च का ही था, हमारा मतलब हमारे बिरादरी का था वो। तो उसने बोला कि आ जाओ, सिंपल सा जॉब है, आपको बस डेंटिस्ट के क्लिनिक में जाना है और उनको पूछना है कि कहाँ उनको ग्लव्स चाहिए या उनको डेंटिस्ट का सीमेंट चाहिए, ये सब वगैरह वगैरह। तो वो लिस्ट बना के आपको आना है। तो मैं तभी फॉर्मल वॉर्मल पहन के अपना जैकेट वैकेट पहन के जाता था, लेकिन और मेरी जो कम्युनिकेशन स्किल्स थी तभी बहुत अच्छी थी, और मतलब जनरली बचपन से ही अच्छी थी। तो वो काम कर गई मेरे लिए कि मेरी जो इंग्लिश है बहुत फ्लुएंट है, एंड मैं लोगों से बात करता था क्योंकि मुझे कुछ छुपाने के लिए है नहीं, एंड आई हैव नथिंग टू लूज ऑल्सो, कुछ खोने के लिए भी है नहीं। तो मैं तो दिल खोल के जाता था, हाय सर कैसे हो, और इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स डेंटिस्ट बैंड्रा के, खार के, मैं उनके ऑफिस में जाके ऐसे बैठा था जैसे मैं 25 साल का बंदा हूँ या 40 साल का बंदा वहाँ पे बैठ गया, हाँ सर दिस इज माय बिजनेस कार्ड, आप बताओ, इतना कॉन्फिडेंस 16 साल की उम्र में कि आपको क्या चाहिए, आप लिस्ट विस्ट लिख रहा हूँ, उनको पता भी नहीं मेरी एज क्या है, और मैं तभी थोड़ा बड़ा भी दिखता था, बिकॉज आई वाज लिटिल फैटर एंड बिगर एंड वगैरह वगैरह। ठीक है, तो एक मजा आ जाता है, मजा आया, इतने बड़े लोग के साथ तुम बैठे हो, तुम इतने यंग हो और तो भी इतना कमांड कर रहे हो, रिस्पेक्ट, तो वो सब काम कर लिया। पर मुझे याद है कि वो तो मैं ऐसे ही तब के टाइम में मुझे 1500 पर महीना मिलता था फॉर अ सैलरी। मैंने कुछ 3 महीने 4 महीने के लिए वो जॉब की, एंड अच्छा है ठीक है। फिर उसके बाद फिर मैंने ऑडिट्स में काम की क्योंकि मुझे एक कंपनी में जॉब मिल गया था, और तब मैं म्यूज़िक करता था और फिर मैं जॉब करता था, प्रॉपर कॉर्पोरेट जॉब करता था। तो ऐसा, और मेरे घर पे भी बहुत इश्यूज थे जहाँ पे मेरी मॉम की हेल्थ ख़राब होती जा रही थी फॉर सम और द अदर रीज़न, एंड आई लॉस्ट माई मॉम व्हेन शी वाज ओनली 48 और आई वाज हार्डली 16 ईयर्स ओल्ड जब मेरी मम्मी गुजर गई। तो और तभी मैं काम कर रहा था। मुझे याद है कि मॉम के जो मेडिकल एक्सपेंसेस को संभालने के लिए मेरी बड़ी दीदी भी काम कर रही थी, और उनको सपोर्ट करने के लिए उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने मेरे से पहले शुरुआत की थी काम करना, घर को थोड़ा संभालना, जिम्मेदारियां उठाना। हाँ, जिम्मेदारी उठाना। तो उनकी वजह से मेरी पढ़ाई भी थोड़ी अच्छी खासी निकल गई, कॉलेज लाइफ वगैरह। तो मैंने बोला मैं थोड़ा बड़ा हो जाता हूँ ना, तो मैं भी काम करने लग जाऊंगा, ताकि हाथ बटा दूँ, लाइक आई विल हेल्प यू, तो सब बोझ आप पे ना आए, तो सब सिचुएशन को, घर को फिर से उसी तरह बनाना, लाइक गेट बैक टू सब जो भी है, उधार वगैरह चुकता करना, वो सब मैंने कर लिया उनके साथ। एंड मुझे याद है कि मेरी मम्मी जब भी एक लाइक आई थिंक इन अ फाइनल ईयर थी हॉस्पिटल में, हमें पता भी नहीं था वो फाइनल ईयर था कि व्हेन शी वाज गोइंग टू पास अवे। पर मुझे याद है कि मैं 2 जॉब करता था, क्योंकि मुझे याद है कि डॉक्टर ने बोला था कि उनका किडनी का कुछ प्रॉब्लम है, तो इतने पैसे लगेंगे। तो मैंने 2 जॉब की थी, यहाँ पे 8 घंटे के लिए काम करता था, किधर और 8 घंटे के लिए काम करता था। तब मैं सोचता था कि सोना बहुत ही वेस्ट ऑफ टाइम है, तो मैं दिन में बस 3 घंटे सोता था, 1 घंटे फ्रेंड्स के साथ बाइक पे घूमता था, क्योंकि मुझे अपना यूथ लाइफ भी एंजॉय करना था, और गर्लफ्रेंड के लिए तो टाइम ही नहीं था तभी। तो फिर 2 जॉब करता था, फिर और अच्छे खासे पैसे मिलते थे, बहुत बड़े पैसे मिलते थे, वो सब पैसे मेडिकल एक्सपेंसेस में जाते थे। तो मैं आज भी खुश हूँ कि मैंने जितना मुझे करना था ना अपने पेरेंट्स के लिए, अपने मॉम के लिए, या कोई भी सिचुएशन में मैं अपना मैक्सिमम देता हूँ। आज मुझे कोई बोले कि तुम ऐसा करो वैसा करो, 2 जॉब करो, मुझे ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आज हमने इतना नाम कमाया है कि हाँ इस लायक बन चुके हैं कि अब नहीं ज़रूरत। हाँ, अभी हासिल करने की इतनी ज़रूरत नहीं, इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज हमने कर लिया। तो एक हमारा ना गुडविल बिल्ड हो गया है। पर यही बहुत लोग नहीं जानते कि ये सब करने के बाद जब फिर मुझे रहमान सर का कॉल आया, तो फिर मैंने अप्रिशिएट किया कि भाई मुझे शायद से एक ईज आउट लाइफ मिल रही है, बिकॉज भगवान देख रहा है। अरे एक लाइन है जाकिर खान की कि मेरी ज़मीन तुमसे गहरी रही है, मेरा आसमान तुमसे ऊंचा होगा। कि मैंने इतनी ज़मीन में इतनी मेहनत कर ली है ना, जो तुम मेरा ये सक्सेस देख रहे हो ना, मेरी ज़मीन की मेहनत है। वो जो आपने बात की थी ना, वो पहाड़ वाली, वही वाली बात है। वेरी गुड लाइन, वेरी गुड लाइन। भाई ये सब चला, बहुत मेहनत की लाइफ में। रिलेशनशिप पे बात करेंगे। शादी हो चुकी है आपकी? yes. तो लव मैरिज थे आपके? यस। तो वेरी इंटरेस्टिंग सा स्टोरी है। एंड तो काम होते गया, रहमान सर का मैंने ये शो वगैरह कर लिया, फिर रिकॉर्डिंग्स होने लग गए, मूवीज़ के, एड्स के,
मैं बहुत सारे कॉन्सर्ट्स करने लग गया एंड ऐसा एटमॉस्फेयर था कि मैं जब एक आध बार चर्च में गाने जाता था, मतलब अपने सर्कल में। अच्छा, तो गर्लफ्रेंड आप लाइफ में ज़्यादा लोग नहीं आए? नहीं आए, पर वो मतलब है ना, मेरे पास टाइम ही नहीं होता था क्योंकि मेरा दिमाग इतना काम पे था ना। तो उसका भी मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग सा किस्सा बताता हूँ कि टुडे इट्स मतलब मेरी अभी जो वाइफ बनी है उनमें बहुत पेशेंस था डेटिंग के टाइम। कैसे? तो क्योंकि पता नहीं, मेरा दिमाग इतना वायर्ड था ना कि मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था आलसी होने का या कुछ भी अपने आप के लिए कुछ टाइम निकालना, ऐसा करना, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था। मतलब ऑलमोस्ट मैं जब तक 20 साल हो गया था तब तक मैंने इतनी लाइफ देखी थी। हर साल हम हॉस्पिटल जाते थे, मम्मी हॉस्पिटल में थी, इतने मुश्किलें देखे थे, फिर कॉर्पोरेट लाइफ ये वो, फिर कुछ टाइम के बाद पढ़ाई को भी मतलब जगल करना। उस टाइम में समझो 18 ईयर्स में तुम पढ़ाई जगल कर रहे हो, फाइनेंसेस जगल कर रहे हो, तुम इतनी सब संभाल रहे हो। हाँ, सब संभाल रहे हो, तो कहाँ गर्लफ्रेंड के लिए टाइम। पर एक आध होता था, फिर मेरे पास मेरे दिमाग में ही स्पेस नहीं था कि भाई तुम झगड़ा कर रहे हो, ये कर रहे हो। उन्होंने भाई इतने पापड़ बेले मैंने और तुम चूचा कर रहे हो, नहीं है मेरे पास टाइम। तो ऐसा हो जाता था। बट देन व्हेन मुझे एक दिन याद है जहाँ पे हम एक क्वायर में थे, जो बेसिकली हमारे जो कैथलिक में मास होता है चर्च में, तो जैसे कोई बड़ा सा त्यौहार हो रहा है, क्रिसमस या ईस्टर या ऐसा कुछ, तब हम सब है ना सिंगर्स इकट्ठा होके ना कुछ ये भगवान के गीत गाते हैं। तो सब प्रोफेशनल सिंगर्स भी आते हैं, नॉर्मल सिंगर्स भी आते हैं सब, क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसा प्रोफेशनल कोई बात ही नहीं है, मतलब सब। तो हम सब इकट्ठा होते हैं और बहुत अच्छा सा माहौल था। रिहर्स होने के बाद, मतलब प्रैक्टिस होने के बाद रात को हम सब बैठे हैं, मस्ती कर रहे हैं, ओवरनाइट पार्टी था। तो वहाँ पे मेरी जो वाइफ है विल्मा, तभी ऑब्वियसली शी वाज, वी वर नॉट डेटिंग एट दैट टाइम। वो 18 साल की थी, मैं 23 ईयर्स का था। तो और बिकॉज ऑफ माई एंटायर एक्सपोजर मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं मेरे से छोटे उम्र की लड़की के साथ कभी ऐसा कुछ होगा, मिल पाऊंगा। बिकॉज मैं इतना मैच्योर था ना दिमाग से। तो मेरे जो भी फीमेल फ्रेंड्स भी थे या जितने भी जिनसे भी मैं कभी भी हल्का सा भी अट्रैक्टेड हुआ था, सब एज वो में मेरे बड़े से थे। ना ऑलमोस्ट 10 साल बड़े थे। ऑलवेज मेरे साथ भी होता है ऑलवेज, बिकॉज मैं दिमाग से इतना आगे था, इतना काम कर चुका था, और कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में भी है, तो मेरा दिमाग ही अलग था। तो फॉर्चुनेटली एक दिन में था, मुझे याद है मैं मीठी बाई कॉलेज में तभी वेस्टर्न वोकल वर्कशॉप्स करता था एज अ प्रोफेसर, सिंगिंग प्रोफेसर। तो ऐसी विजिटिंग फैकल्टी में तो मैं अपने स्टूडेंट्स का कुछ तो करा रहा था, कुछ तो। और मुझे मेरी तब ये मुझे विल्मा का मैसेज आता है कि हाय ऐसा ऐसा। तो उसने मुझे मैसेज किया लाइक आई लाइक यू एंड ऐसा ऐसा। तो मैंने बोला ओके, एंड मैं उनको बराबर से जानता भी नहीं था। मैंने ठीक है, एंड आई सेड, मैंने एक ही चीज़ बोला कि सी आई डोंट हैव टाइम, दैट्स द रीज़न आई डोंट हैव टाइम फॉर रिलेशनशिप्स। और मैं कमिट नहीं कर सकता हूँ कि क्या होगा नहीं होगा, मेरे पास वक्त है नहीं है, मैं बहुत करियर ओरिएंटेड हूँ। उसकी वजह से शायद से मुझे पता भी नहीं मुझे कभी लाइफ में गर्लफ्रेंड मिलेगी कि नहीं, क्योंकि मैं बस काम करते जा रहा हूँ गधे जैसे, मेरे पास इतना लग्जरी है नहीं। शी इज़ लाइक ओके दैट्स फाइन, मेरे पास भी टाइम नहीं है, मैं भी स्टडीज़ कर रही हूँ वगैरह, ठीक है। तो मैंने बोला चलो ट्राई करते 1 महीने के लिए। तो ट्राई से बात शुरू हुई। हाँ, ट्राई से बात शुरू हुई। एंड जैसे मैं और हम दोनों लिबरन हैं, तो मेरा बर्थडे 25 सितंबर, उनका बर्थडे 29 सितंबर। तो हम हमारा जो थॉट प्रोसेस है बहुत मिलता रहता है। करेक्ट। और इतना तो मुझे धीरे धीरे पता भी नहीं चला था, पर धीरे धीरे मुझे आई स्टार्टेड एन्जॉइंग माई लाइफ के मैं इतना बहुत सीरियस हो गया था बंदा। एंड when I was 23 I was living a life of a 40-year-old man. इतना मतलब है ना, काम है, ये है वो है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो धीरे धीरे आई स्टार्टेड एंजॉयिंग माई लाइफ। मैं अपने एज में आने लग गया और मैं अपना जो भी है लाइफ एक्चुअल में है वो एंजॉय करने लग गया। खुश रहना जरूरी है, समझ आने लग गया। तो देन आई सेड भाई ये तो कुछ मजा ही आ गया, मजा ही आ गया। तो ऐसे 6 महीने हो गए, 1 साल हो गए, 7 साल हो गए पता ही नहीं लगा डेटिंग के, ऐसे ही पता ऑन द ड्रॉप ऑफ अ हैट। और वो भी म्यूजिशियन है, मैं म्यूजिशियन हूँ।
मेरा जो मेरे घर पे बहुत इश्यूज होते थे जहाँ पे मेरी दीदी को समझ में नहीं आता था कभी कभी, तुम इतने लेट जा रहे हो, रात को काम कर रहे हो, रात को घूमते हो, दिन में सोते हो, ये क्या है स्केड्यूल, मतलब गेट योर लाइफ टुगेदर। एंड यू नो बहुत बहुत सारे क्लैशेस होते थे। मेरे फ्रेंड सर्कल्स के भी टाइम स्केड्यूल्स अलग थे और एक आर्टिस्ट को बहुत कम लोग समझते हैं। करेक्ट, वो मेंटेन करना बहुत और मुश्किल हो जाता है। हमारा लाइफस्टाइल क्योंकि जो हम क्रिएटिवली करते हैं ना, उसका कोई तुम लिखत में हाँ, कि 12 से 4 नहीं होगा, फॉर्मेट नहीं है। जैसे Correct. आप और हम बात कर रहे हैं, ऐसा कोई स्क्रिप्टेड नहीं है। Correct. तो लॉट ऑफ पीपल डोंट अंडरस्टैंड आर्टिस्ट। फिर मैंने ना थोड़ा रिसर्च करने लगा तो दुनिया में सबको ऐसा था। माइकल जैक्सन को भी प्रॉब्लम था, लोग समझते नहीं थे उसके स्केड्यूल को, और जनरली आर्टिस्ट को बहुत कम लोग समझते। नॉर्मल Correct. लाइफ वाले लोग आर्टिस्ट थोड़ा को सा बहुत कम अलग रहता है। समझते हैं। करेक्ट। हमारा तो फिर मैं उसको एम्ब्रेस करने लग गया। फिर टाइम बीत गया एंड देन आई वाज लाइक वाओ, शादी कब करनी है? शादी तो फिर मेरे ससुर ने मुझे बोला था, तभी मुझे बिठाया, और मैं 26 साल का था और मैं इन माय प्राइम करियर था। तो मुझे बोले कि चलो शादी कर लो। लाइक देखो डैड, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, शी इज 21, आई एम 26, इतनी जल्दी शादी करके मैं करूँगा क्या, यू नो। और मुझे एक ही चीज़ था कि मुझे जो भी करना था अपने खुद के बल पे करना था। मुझे अपना खुद का घर लेना था, मुझे अपनी शादी के लिए कोई लोन वोन नहीं लेना था, खुद के पैसे से करने थे, अच्छे से धूमधाम से करनी थी। और तो मैंने उनको यही बोला कि मैं जब भी रेडी रहूंगा मैं तभी कर लूंगा, कोई टेंशन नहीं है। पर एक ही इंटेंशन है कि मैं आपकी बेटी के साथ टाइम पास नहीं कर रहा हूँ। आई एम अ वन वुमन मैन। तो टाइम पास करना था तो मेरे पास लोग थे, भीड़ थी मेरे पास, और मैं ग्लैमर इंडस्ट्री में। करेक्ट। तो हमारा तो यही अजीब सा एक पर्सपेक्टिव है कि अच्छा बॉलीवुड से हो, हाँ, तो अच्छा ये चलते हाँ, रहता फिर है, तो अय्याश आदमी होगा ही होगा। आपका लाइफ ही खराब है, मतलब है ना, आपका इंडस्ट्री खराब है। ये बाहर वाले लोग बोलते हैं ना जितना, मैं तो हर इंसान से लड़ता हूँ कि भाई आप ये जो बोल रहे हो ना ये गलत है। बिकॉज ये आप जो बोलते हो ये हर एक इंडस्ट्री में है, एयरलाइन में है, कॉर्पोरेट में है, बैंकिंग में है। ये जो भी बोलते हैं कि ये होता है वो होता है, रिलेशनशिप्स होते हैं, अफेयर्स होते हैं, भाई मुझे बताओ कि कौन से इंडस्ट्री में नहीं। पर एक ही चीज है, हम लाइमलाइट में हैं, हम ग्लैमर इंडस्ट्री, पता लगता है हम पे ज्यादा, हमारे बारे में लोगों को पता लगेगा। हाँ। और करेक्ट बात है कि इंसान पे डिपेंड करता है, वो कहीं भी रहेगा ना वो वही करेगा, ठीक है। और जो वन पोज एक होता है ना कि मेरे को एक औरत काफी मिली जिंदगी में, एक इंसान से सच्चा प्यार कर सको लाइफ टाइम, वो किसी भी फील्ड में रहे वो रह लेगा। बिल्कुल। और देखो मैं तो जैसे मेरे 6 बेस्ट फ्रेंड्स हैं, हम सब गाइज हैं, हम सब भाई हैं, यू नो। तो हम एक ही चीज़ बोलते हैं, देखो टाइम पास करने के लिए बहुत ऑप्शंस होते हैं, पर तुम एक ही बंदी को अपनी वाइफ बनाओगे, घर पे ले जाओगे मम्मी पापा के पास और सीरियस लाइफ करोगे। तो आई स्टार्टेड सीइंग विल्मा इन दैट स्पेस कि भाई इनके साथ ही मुझे लाइफ बिताना, क्योंकि हमारा जो मेंटल स्पेस था, म्यूजिकली कनेक्ट हो गए, इमोशनली कनेक्ट हो गए, एवरीथिंग वाज जस्ट लाइक इन द प्लेस। एंड उनके मम्मी पापा भी बहुत ही लविंग थे और वो समझते थे कि भाई ये बंदा जो कर रहा है ना वो अपने करियर को पैशनेटली कर रहा है, फॉलो कर रहा है, तो वो भी मुझे रिस्पेक्ट करते थे। तो बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट हो गया और धीरे धीरे करके मैं जब 30 साल का था मैंने शादी कर ली। और मेरे 1-2 दोस्तों ने शादी कर ली थी 25 साल में, 24 साल में। तो था कि भाई कर लूँगा, पर इतना भी प्रेशर नहीं था। तो मेरी दीदी की शादी होने के बाद 3 साल या 2 साल के बाद मैंने शादी कर ली। और हमारी शादी भी पूरी इंडियन वे में हुई थी। मैं आपको फोटो भेजूंगा, इसमें डाल दूंगा। अच्छा, पूरा ऐसे इंडियन, वो हाँ, तो क्रिश्चियनिटी वाली? हाँ नहीं, तो लाइक बिकॉज एनीवे वी आर फ्रॉम बॉलीवुड एंड आई एम वेरी प्राउड टू बी अ बॉलीवुड आर्टिस्ट, वेरी प्राउड टू बी एन इंडियन आर्टिस्ट। तो मेरी वाइफ ने बोला कि मुझे गाउन नहीं पहनना है, मुझे लहंगा पहनना है। क्या बात है। तो उन्होंने लहंगा पहना, मैंने शेरवानी पहना। मेरे सब ब्राइड्समेड और बेस्टमैन ने लहंगा, पूरी बारात आई है। हाँ, पूरा वैसा। तो फोटो भी देखोगे ना तो मेरे सब दोस्त लोग तो शॉक हो गए, ये तो पूरा बॉलीवुड वेडिंग है। मैं हुई बॉलीवुड से, मैं हुई इंडियन, तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ माय कल्चर। अगर मैं स्पेन में होता तो मैं स्पेनिश कल्चर में शादी करता। अगर मैं कोरिया में होता तो कुछ सही गलत नहीं है, पर हमने वो चुना एंड आई एम वेरी हैप्पी। मतलब मकसद ये आप खुश हो, सबसे बड़ी बात है। मैं बहुत ही खुश हूँ। तो ये हो गया। एंड एक ही चीज़ है कि एक सपोर्टिव पार्टनर होना बहुत इम्पोर्टेंट है। और तुम सही इंसान के साथ तुम जुड़ो ना, तो वो या तो आपको बहुत ऊपर ले जाएगा या आपको नीचे खींचेगा।
तो आई ऑलवेज टेल पीपल जल्दबाजी मत करो, फाइंड पीपल हु यू ट्यून विद, बिकॉज वंस यू गेट द राइट पर्सन आप पूरी दुनिया को कॉन्कर कर सकते हो। करेक्ट। तो मैंने जब भी शादी कर ली ना, तो एक बहुत ही दिग्गज जैज म्यूजिशियन है लुई बैंक्स, जिन्होंने बहुत बड़े पुराने जो टाइम के जो बॉलीवुड मूवीज़ है उसमें म्यूज़िक दिया है आर.डी. बर्मन जी के साथ वगैरह। तो उन्होंने मुझे एक बार घर पे बुलाया, उन्होंने बोला थॉमसन तुम्हें हाउस मैरिड लाइफ, मतलब सर अभी तो 15 दिन ही तो हुए क्या मैरिड लाइफ तो सेम ही है ना, मतलब डेटिंग तो करते आ रहे हैं, अब बस साथ में रह रहे हैं, तो कुछ कोई फ़र्क नहीं, मतलब तू पागल है। उसने मुझे एक ही चीज़ बोला कि तुम्हें पता नहीं कि तुम्हें अभी तुम में कितनी शक्ति आ गई है, आप दोनों जुड़ के आप कुछ भी कर सकते हो, आप दोनों म्यूजिशियन हो, पहले बात तो दोनों आर्टिस्ट हैं, दोनों बहुत अच्छे से जेल कर रहे हो, आप अभी कुछ भी कर सकते हो, आपको जो भी करना अब कर दुनिया सकते हो। जीत सकते हो आप। हाँ, तो वो एक एडवाइस ने मेरी लाइफ बदल दी। क्या बात तो है। जैसे मैंने बोला मैं लोगों से सीखते आ रहा हूँ, तो हेंस लाइफ इज़ ऑल अबाउट एम्ब्रेसिंग। एंड मैं कोई भी मोड पे था जहाँ पे मुझे लगा कि एक किस्सा मैं आपको बताऊंगा जहाँ पे मैंने सुनिधि चौहान के साथ टूर करना बंद कर दिया था टू चूज़ माई ओन सोलो करियर। तो ऐसे जो मौके या बहुत ही जो कठिन सिचुएशंस होते हैं उनमें चॉइस करना कि भाई पहले बात तो ये मौका मिलता नहीं है, 4 साल के बाद अगर मुझे ग्रो करना है, कुछ टीम से मुझे निकल के इधर और जाना है, ऐसे ये रॉन्ग चॉइस तो नहीं है कि मैं यहाँ से निकल लूँ और फिर रिग्रेट करूँगा। तो इस दौरान मेरी वाइफ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बोला कि नहीं यू शुड डू इट, आप रिस्क लो, आप अगर रिस्क नहीं लोगे तो आप कहीं ग्रो नहीं कर पाओगे। एंड एवरी टाइम इट हैज़ वर्कड। तो और मैं आज भी सबके साथ काम करता हूँ। जैसे अभी मैंने जब भी मोहित चौहान के साथ मैं टूर करता था, फिर एक दौर आया जब भी मुझे अपने सोलो शोज़ करने थे, तो मैंने मोहित चौहान जी को बताया कि मुझे अपने सोलो शोज़ करने, मैं आपके साथ परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं अपने आप पे करेक्ट, कि शायद कई बार लोगों को बुरा लगे पर आप सेल्फ सेटिस्फाई होते हो। और मैं एक ही चीज़ करता हूँ कि मैं ना अपने रिलेशनशिप्स को कभी बर्न नहीं करता हूँ, ब्रिजेस को बर्न नहीं करता हूँ। आई ऑलवेज हैव अ वेरी कॉर्डियल वे, मतलब ना अच्छे से आप जब भी किसी के साथ काम करते हो या कोई मूव भी होते हो, यू शुड ऑलवेज, रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, रिलेशंस। तो आज भी सुनिधि के साथ हमारा मतलब मेरा बहुत अच्छा दोस्ती है, एंड वी आर ऑलवेज ऑन अ कॉल, आई एम ऑलवेज आस्किंग हर, कांग्रेचुलेटिंग हर, शी इज इन टच विद हर, एंड इट्स अ वेरी पॉजिटिव एंड हैप्पी एटमॉस्फेयर। एंड सबने ऐसे ही तो किया है, कभी रियलिटी शो में गाया है, उसके बाद उन्होंने भी कभी बोला कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ा है ना। बिल्कुल, और रिस्क लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे, बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे लाइफ में, नए नए शहर घूमे, अलग अलग 15 कंट्रीज़ गए हो आप, ठीक है, दुनिया देखी है, सही शब्दों में बोलो, पर फिर ना आप एक चीज़ सीखते हो लाइफ में कि यार अगर मेरी थॉमसन की लाइफ का ना सार निकालोगे आप कि मैंने लाइफ ऐसी जी है, तो मेरा एक लाइफ लेसन है लाइफ में, तो जो आप सबके बहुत काम आएगा, जो लोग भी हमें देख रहे हैं, तो आपकी लाइफ का एक बेस्ट लाइफ लेसन भाई। देखो 16 साल के करियर में या मतलब इतने सालों के बाद अगर मैं एक चीज़ बोलूँ तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट, पर मैं एक दो कुछ पॉइंट्स डेफिनेटली हाईलाइट करूँगा कि पहले बात तो आई थिंक अपने आप में कॉन्फिडेंस रखो, बिलीव इन योर सेल्फ, क्योंकि देखो दुनिया बैठी है आपको नीचे उतारने के लिए, आपको नीचे खींचने के लिए, दुनिया उसी के लिए बैठी है कि आप अच्छे नहीं हो, आप ये नहीं करते, वो नहीं करते, ये नहीं, तो उनके पास 1000 रीजंस हैं। अगर आप भी खुद को ऐसे करने लगो तो कौन है फिर आपके साइड? कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। करेक्ट, एटलीस्ट यू बी ऑन योर साइड, पूरी दुनिया एक साइड। अपने आप में बिलीव करो, वो सबसे पहला है। तुम अपने आप में बिलीव करोगे ना तो तुम कुछ भी कर पाओगे, कुछ भी कर पाओगे। 1000 लोग भी सामने बैठे ना बोलने में, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आप सबको हाँ बोलो, हाँ में कन्वर्ट कर लोगे। तो वो सबसे पहला मैंने सीखा है लाइफ में, मैं सबको बोलता हूँ बिलीव इन योर सेल्फ। सेकेंड चीज, लाइफ में हर एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल रहो, हर एक चीज़ के लिए। आज तुम उठे, तुमने कॉफ़ी पिया, तुम यहाँ पे बैठे हो, आपके पास टीम है, घर है, खाना है, गाड़ी है, कभी भी जाके कुछ खाने के लिए उठाना है, कपड़े उठाने, पैसे है, सब कुछ है, ग्रेटफुल रहो। पैसे नहीं है तो भी ग्रेटफुल रहो, जिंदा हो, मर नहीं गए हो, क्या बात, या कोई एडिक्शन नहीं है तुम्हें, या तुम डिप्रेस नहीं हो, या तुम पागल नहीं हो,
हर एक चीज़ के लिए तुम ग्रेटफुल रहोगे ना, जितना तुम ग्रेटफुल रहोगे उतना भगवान तुम्हें और चीज़ें देगा ग्रेटफुल होने के लिए। करेक्ट। तो अगर तुम ग्रेटफुल नहीं हो तो आपको लगेगा कि है ना, कुछ लोग है ना झगड़ा करते रहते हैं, बहुत अलग ही है, ये नहीं है, ये कॉफ़ी अच्छा नहीं है, बहुत ये लाइट बराबर नहीं है, हर एक चीज़ में ना वो फॉल्ट ढूंढते हैं। अरे ये चेयर कंफर्टेबल नहीं है, इसमें चुभ रहा है, ये लाइट बहुत ब्राइट है। हर एक चीज़ में जब भी तुम है ना फॉल्ट ढूंढने लगो ना, तो मतलब आपके लाइफ में कुछ तो गड़बड़ जा रहा है। बी हैप्पी, बी हैप्पी। कुछ स्टॉप कंप्लेनिंग। जितना ज़्यादा कंप्लेन करते जाओगे ना, आपको वो एक साइन है कि आपकी लाइफ है ना एक अलग डायरेक्शन में जा रही है। स्टॉप डूइंग दैट, क्योंकि वो एक जो पॉजिटिव एनर्जी है वो रोक देती है, वो इम्पैक्ट करेगी। हाँ, इम्पैक्ट करेगी। तो वो एक है। एंड देन वन लास्ट थिंग इज कि स्टार्ट बिलीविंग इन योर ब्रांड। अपने आप को एक ब्रांड बनाओ। आर्ट, ये स्पेशली फॉर आर्टिस्ट और क्रिएटर्स के लिए। स्टार्ट टेकिंग योर सेल्फ सीरियसली। गेट अ टीम, अपने आप को एक ब्रांड बनाओ, और जो भी काम कर रहे हो ना पैशन के लिए करो पहले, और फिर पैसा और फेम आएगा। हाँ, डे वन से पैसे के लिए मत करो। नहीं, हर चीज़ में ना कितना पैसा मिल रहा है, कितना टाइम लगेगा, अच्छा 4 घंटा लगेगा, 3 घंटे में कर सकते हैं, वो सब छोड़ दो। जब एक बार तुम ब्रांड बन जाओगे ना, तो तुम ये सब कर लो कि ना पैसा कितना मिल रहा है, ये कितना मिल रहा है, वो कितना मिल रहा है। जब तुम अपने आप को थोड़ा ग्रो कर रहे हो, मोल्ड कर रहे हो, तो यू हैव टू बी वेरी फ्लेक्सिबल। कि मैं आज भी सिंगर्स को यही बोलता हूँ कि आप जब भी आते हो, सर रिहर्सल कितने टाइम का है, मुझे लोलापालूजा जाना है, तो 28 को कुछ रिहर्सल मत रखना। बोले भाई लोलापालूजा आएगा, फिर आएगा, फिर आएगा। तुम्हें जो मौका मिल रहा है ना, अगर उस दिन पे अगर म्यूजिक कंपोजर ने तुम्हें रिहर्सल पे नहीं देखा ना, तो तुम्हारा जो लाइफ का जो एक अपॉर्चुनिटी मिला है ना 1.8 बिलियन में से, तुम एक कॉन्सर्ट के लिए गवा दोगे। तो अंडरस्टैंड चीज़ों को है ना, बस ऐसे एंटरटेनमेंट और सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए मत देखो, बड़ा पिक्चर देखो कि आज मैं अगर इस रिहर्सल पे नहीं आया और मुझे निकाल दिया यहाँ से, और मेरे बदले कोई दूसरा सिंगर आ गया, तो मैं 10 साल या 20 साल या 50 साल के लिए रिग्रेट करूंगा। एक स्टूपिड कॉन्सर्ट के लिए। सबसे बड़ा हिट हो गया अगर, और वही और उस वक्त वो बंदे को एक प्लेबैक गाना मिल गया उस एनवायरनमेंट में, तो वो अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से चली जाएगी। डोंट रिग्रेट। तो हर एक चीज को है ना बहुत ही बड़े पिक्चर से देखो, और एंड नथिंग इज परमानेंट। ऐसा कुछ भी नहीं है लाइफ में कि जो फ्लेक्सिबल नहीं है। एंड और एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि हमारे पास ऑलवेज एक चॉइस होता है। अगर आप एक सिचुएशन में अटके हो या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, हर एक इंसान के पास एक चॉइस होता है कि अगर आप कोई झगड़े में फंसे हो, कि आप उसको अच्छे से सुलझा के आप बोल दो कि चलो मैं सॉरी हूँ, मेरी गलती है, आप उस सिचुएशन से हट जाओ। या आप अगर कोई अच्छे सिचुएशन हो, एवरीथिंग, अगर आपको सिगरेट छोड़ना है, दारू छोड़ना है, जो भी करना है, आपके हाथ में है चॉइस। आपको आपका करियर बनाना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आपको पैसे इकट्ठे करने हैं, आपको कुछ बड़ा करना है, आपको म्यूजिक वीडियो बनाना है, वो कैसे आप करोगे, वो सब आपके हाथ में। आप चॉइस है। तो आप अगर आपके पास अगर 1 लाख है, तो आप वो 1 लाख जाके कोई क्लब में गवा रहे हो लड़की के पीछे, या आप गाड़ी खरीद रहे हो, या आईफोन खरीद रहे हो, या आप सोचते हो कि वो 1 लाख में लगा रहे हो, या कहीं लगा रहे हो, या आप सोच रहे हो कि वो 1 लाख में रखूं और मैं उसको किधर इन्वेस्ट करूं, और फिर मैं अपना एल्बम बनाऊं, वो एल्बम बना के मैं टी सीरीज में दे दूं। तो यू हैव टू चूज। और अगर आपका करियर आगे नहीं बढ़ा है या आपको कुछ प्रॉब्लम है, I feel it's always a choice that you have made. Correct. आपके चॉइस की वजह से आपकी लाइफ उस दिशा में चली गई है। It's a very big thing, you know. पर अगर सोचे, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आपने अभी चॉइस ली कि आप जहां से आए हो, आपके शहर से आप मुंबई आए हो, तो आपने एक रिस्क ली, आपने एक चॉइस ली। तो आपके जो आजू बाजू जो स्कूल में थे आपके फ्रेंड्स, वो मुंबई में नहीं है, आप और आप आज इतने मशहूर हो, इतने पॉपुलर हो, यू आर अ टॉक शो होस्ट बिकॉज ऑफ द चॉइसेस यू मेड। यू नो, टुडे आई हैव द ब्लेसिंग्स ऑफ ऑल द वर्क दैट आई एम डूइंग बिकॉज ऑफ द चॉइसेस आई मेड। यू नो, तो आई थिंक चॉइस इज ऑलवेज वन थिंग। करेक्ट। मुझे आपसे कुछ सवाल करना है। हाँ जी। क्योंकि आप सवाल करते जा रहे हो, तो आई वांट टू आस्क यू कि यू नो,
हाउ डू यू फाइंड द मोटिवेशन? आप मोटिवेशन कैसे ढूंढते हो कि कंटेंट बनाना है, लोगों से मिलना है, अपने आप को सोशल मीडिया पे कॉन्स्टेंटली रेलिवेंट रखना? बिकॉज हम दोनों इन्फ्लुएंसर्स हैं, आपको पता है कितना प्रेशर होता है तो फ्रॉम एवरीथिंग। तो व्हाट इज़ योर मंत्रा, और आप क्या बोलना चाहोगे टू क्रिएटर्स एंड आर्टिस्ट्स? मेरा बहुत सिंपल है लाइफ का कि मैं पहले मोटिवेशन इन सब चीज़ों में बिलीव ही नहीं करता। एक सारे सौरभ सर ने मुझे एक बात बोली थी बहुत टाइम पहले कि दिव्यांश अगर लाइफ में ना भाई तेरे डिप्रेस्ड है, तू मोटिवेट है, ये सब एक चीज़ें इमोशंस इनको साइड में रखो। आपका काम है इस दुनिया में काम करना। तो अगर आप उदास हो उस दिन भी सुबह उठ के काम करना है, अगर आप मोटिवेट हो तो भी आपको सुबह उठ के काम करना है। तो और बस आप स्पेसिफिक हो जाओ कि आपको क्या क्या काम करना है और चुपचाप से खुश हो उदास हो कैसे हो काम करो। सिंपल कि इतना कि इमोशंस को कभी अपने आप पे इतना भारी मत होने देना कि आप काम पे इफेक्ट आए वो। और धीरे धीरे पहले मुश्किल लगता था पर धीरे धीरे अब आपको समझ आ गया कि ठीक है, शायद मेरा 1 हफ्ते पहले ब्रेकअप भी हुआ होगा तो मैं कॉमेडी करूँगा क्योंकि मेरे को मज़ा आ रहा है, क्योंकि मेरा काम है और वो मेरी प्रायोरिटी है लाइफ में। कि मेरे को वो है कि जो मैंने आपसे सीखा कि यार काम में इतने बिजी हो गए ना हम लोग कि हमारे दिमाग में आया ही नहीं कि ये मतलब हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा कि नीचे अंकल आंटी क्यों लड़ रहे हैं, घर में एक कलेश, क्योंकि हमें पता है काम में जाना है, काम करना है। तो वही ये काम करना। और भाई मैंने आज आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखी। एक तो लाइफ में एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी किसी से, रूल नंबर 1। दूसरा क्या है कि लाइफ में खुद पे बहुत भरोसा रखना है कि लोग आएंगे, आपको ज़िल्लत बोलते हैं कि लोग आपको कमियां गिना के जाएंगे आपकी, पर आपको पता होना चाहिए आपका पोटेंशियल क्या है। और अगर भगवान ने वो किसी जगह पे पहुंचाया है तो आप उसके लायक हो, उसको एक्सेप्ट करो और बहुत मेहनत करो लाइफ में। और थैंक यू सो मच, आपने मेरे को टाइम दिया स्पेशल, और आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट रखा है मैंने। यस, ओह वाओ, ओह माय गॉड, दिस इज सो कूल मैन। ये मेरा फोटो है फ्रॉम गेटवे ऑफ इंडिया परफॉर्मेंस। अच्छा, ये आपने ऑनलाइन ले लिया? ऑनलाइन निकाला मैंने फोटो। दिस इज सो कूल मैन, थैंक यू सो मच। कोशिश करते रहो, सब कुछ हो जाएगा। तो हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट्स आ रहे होंगे, आप प्लीज़ हमें फॉलो कर सकते हैं। और कोई भी बात अच्छी लगे आपको तो आप प्लीज़ मैसेज करके बोल सकते हो आप कि ये बात अच्छी लगी। और ऐसे ही प्यार करते रहिए हमें भी, थॉमसन भाई को भी, और प्लीज़ सब्सक्राइब बी लाइव स्टूडियो। और बहुत बहुत शुक्रिया हमें सुनने के लिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। बहुत सारी, बहुत ज़्यादा, बहुत प्यारी बातें।